ओके गाइस, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव थ्योरी। ईएम वेव थ्योरी के जो लिमिटेशंस हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो पहले पढ़ते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। तो देखते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है ना, बता रखा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी के क्राइटेरिया में फिट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इट कैन क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब ऑल द लाइट्स, ठीक है ना। हर तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और हर तरह की एनर्जी को रेडिएट कर सकता है अपने अंदर से, ठीक है ना। इफ अ सब्सटेंस इज ब्लैक बॉडी, ठीक है ना, अगर आप इसको हीट करोगे, ठीक है ना, तो वो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रेडिएटर का होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसी कोई भी ब्लैक बॉडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसी कोई भी बॉडी हमारे पास आइडियली अवेलेबल नहीं है कि सो सारी की सारी क्या कहते हैं परफेक्टली किसी चीज़ को एब्जॉर्ब भी कर ले और परफेक्टली एमिट भी कर दे। कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन में या फिर उसमें लॉस हो ही जाता है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी फ्रिक्वेंसी से एक मेटल के ऊपर रेडिएशन डालेंगे, ठीक है ना, तो वो उसमें क्या होगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा और इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि या तो आप इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे अगर आप किसी फोटो इलेक्ट्रिक सेल को लेंगे तो वो सेल क्या करता है, वो रेस को इंटेक करता है, ठीक है ना। जो कि आपके पीवी सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वो सोलर रेस को लेता है अंदर और उसकी वजह से वो क्या करता है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराता है और क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है, ठीक है ना। और दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, अगर आप फोटो डायोड ले लोगे तो आप क्या करोगे, अगर आप उसके अक्रॉस क्या करो, आप वोल्टेज लगा दो तो क्या होगा, इट विल एमिट लाइट, ठीक है ना, इट विल एमिट। इस प्रोसेस को क्या है, इस प्रोसेस को क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कब, जब ये जो पढ़ने वाली रेडिएशंस है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से, जो फ्रीक्वेंसी की थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक बॉडी है, जैसे मेटल है, ठीक है ना, जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो किसके बराबर, कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10⁻14 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप 10⁻14 से कम की रेडिएशन डालोगे तो उसमें से कोई भी रे नहीं निकलेगी, और निकलेगी भी, और ऐसा भी होगा कि निकल भी रही होगी तो वो उस क्या कहते हैं क्राइटेरिया में आ रही होगी जो कि आप देख नहीं सकते। तो अगर आप देख नहीं सकते तो आप ऑब्जर्व कैसे करोगे, और आप उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बोल पाओगे क्योंकि उसमें विजिबल लाइट हमारी उसमें से एमिट नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, ठीक है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमारी ये कहती है कि हमारी जो एनर्जी है वो एक सबसे पहले क्वांटाइज्ड है। दैट मीन्स अगर E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ है, कोई भी हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है कि हमें क्या मिले, 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम हमें कहीं से अवेलेबल हो जाए। ये कभी भी अवेलेबल नहीं हो सकता क्योंकि सबसे छोटी यूनिट हमारी एनर्जी चार्ज की वो है E है, ठीक है ना। इसके इतने कूलम के बराबर होता है और इसी के मल्टीपल में, ठीक है ना, इसी के मल्टीपल में ही हमारे पास चार्ज होगा। तो दिस Q = NE, ये हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है। तो ये जो हमारे एनर्जी लेवल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, वो किसी के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या पता चलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी में, जैसे अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहीं हो रहा है तो वहाँ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें से, ठीक है ना, उसकी एनर्जी कितनी होती है, 12 mv²,
ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर उसकी वेलोसिटी के बराबर होगी, विच इज़ इक्वल टू एच वी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहाँ पर न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी है जो कि हमें चाहिए उसको इजेक्ट कराने के लिए, ठीक है ना। इतनी एनर्जी ऑलरेडी उस पर होती है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा एनर्जी जब हम देंगे तभी वो उसको छोड़ के जाएगा। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वर्क फंक्शन। इसको हम क्या बुलाते हैं, वर्क फंक्शन, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय इधर वी कैन डिनोटेड बाय डब्ल्यू नॉट, ठीक है ना। डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है ना। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ड्यूअल नेचर क्या कहलाता है? ड्यूअल नेचर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास हमने देखा वेव नेचर तो है ही, और सबसे पिछली क्लास में इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, उनके पास कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, क्योंकि ये एक पार्टिकल है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है, जिसकी वजह से वो एक रेडिएशन भी है और वो एक पार्टिकल भी है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना। यानी कि ये सारे के सारे फिनोमिना जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ऐसे फिनोमिना करता है सारे के सारे, ठीक है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें कैसे किस पे डिपेंड कर रही है हमारी, ये कह रही है कि वेव नेचर है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है वो वेव नेचर है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्योंकि वो कोई पार्टिकल रिलीज हो रहा है इसमें से, दैट मीन्स इट शोज पार्टिकल नेचर टू, तो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू वो कैसी होती हैं, ड्यूअल नेचर की होती है। उनके पास कैसा होता है, दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल भी नेचर होता है और वेव नेचर भी होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा एनर्जी की यूनिट होती है, वो किसके बराबर होती है, याद रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है ना। ये कैसे आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है तो इतने ही जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना, 10⁻19। तो इसको याद करना एकदम ईजी है, ठीक है ना। और ये बहुत जगह ये यूज़ भी होगा, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन जब भी सॉल्व होंगे तो आपको हो सकता है कि बोला गया हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ आप बातों को, तो आपको वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, एमिशन, इसके बाद हम पढ़ेंगे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है ना। जब भी क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, आप क्या कहते हैं, रदरफोर्ड जी ने बताया था कि न्यूक्लियस बीच में होता है और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर होते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन मूव कर होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम शेल्स कहते हैं। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो क्या होता है, देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, और जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। रिलीज ऑफ एनर्जी और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा हमारे पास अगर हमारा इलेक्ट्रॉन शेल्स को चेंज करेगा। तो जो भी ये चेंज करता है उस समय पर जब वो चेंज कर रहा होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, हमारी एच न्यू के फॉर्म में रिलीज होती है, जो कि एक फोटोन होता है, ठीक है ना। वो फोटोन जो होता है वो कैसा होता है, वो कुछ कलर शो करता है, जिस कलर की वजह से जो हमें स्पेक्ट्रा दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से अपनी क्लास में उस समय समझाया था, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से देखोगे, हम रिवीजन करें तो रिवीजन में सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा कि आपको कि यहाँ पर जब ये रिलीज़ होता है तो यहाँ पर हमें विजिबल लाइट दिखती है जो कि विबग्योर शो करती है, ठीक है ना। और कैसे कैसे वो लाइट शो होगी, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसा होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा कैसा होता है, वहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है ना। और ये काम हम लोग क्या किस में करा सकते हैं, हाइड्रोजन में बहुत ईजिली करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काम हाइड्रोजन पे किसने कराया, नील बोर जी ने कराया, ठीक है ना। नील बोर जो कि रदरफोर्ड की थ्योरी को सही करने के लिए आए थे, मतलब उनकी थ्योरी जो गलत हो गई थी उस थ्योरी को ठीक करने के लिए आए थे, ठीक है ना, उनकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आए थे। तो उन्होंने बताया कि जब भी हाइड्रोजन में क्या होता है, एन की वैल्यू चेंज होती है, एन की वैल्यू ऊपर से हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू पे एन की वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल टू 5 से एन इक्वल टू 2 पे आ जाएगा। तो हमारी अलग अलग इसमें एक सीरीज़ होगी जो कि इस ट्रांजिशन को
बता दी होगी। उन सीरीज़ के नाम उन लोगों के नाम पे दिए गए जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले सीरीज़ का नाम था हमारा लाइमन, अगली सीरीज़ का नाम था बाल्मर, फिर उसके बाद पास्कन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड एंड लास्ट फंड। ठीक है ना। इसमें से ये तीनों जो भी रेज एमिट हो रही थी इस रीजन में, वो कौन सी थी बेटा? इंफ्रारेड। लाइमन में कौन सी थी? यू। ओनली विजुअल पोर्शन वॉज बाल्मर पोर्शन। जब भी आपकी बाल्मर सीरीज आएगी तो आपको लाइट जाते हुए दिखेगी। तो ये जो इसमें जो भी हमारा वेव नंबर है उसको अगर हमें जानना है तो वो हम रिडबर्ग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वो ये कहता है वेव नंबर इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू जेड स्क्वायर। क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इसलिए ये फॉर हाइड्रोजन अगर मैं लिखूँगा फॉर हाइड्रोजन आर 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 109677, जो कि मैं ऑलरेडी आपको जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था। तो जब भी आपका n1 की वैल्यू 1 होगी, जब भी आपकी n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू 1 से 1 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 एंड सो ऑन होती जाएगी, तो भी n1 प्लस 1 n1 प्लस 3 होती जाएगी। तब आपको कौन सी सीरीज़ कहलाएगी? तब आपकी सीरीज़ कहलाएगी लाइमन। ठीक है ना। अगर n1 की वैल्यू कितनी हो जाए? 2 हो जाए, और n2 की वैल्यू फिर से वही n1 प्लस 1 n1 प्लस 2 n1 प्लस 3। इसका मतलब ये है कि सेम अगर एक ही शेल में रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। n1 n2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा पार्ट, तो वेव कोई रिलीज होगी नहीं। ठीक है ना। तो दैट मीन्स जब भी आपका चेंज हो रहा है तो ये ऊपर से नीचे जाएगा, मतलब n2 से n1 आ रहा होता है। ठीक है ना। या n1 से n2 जाएगा तो ये वाली जो है आपका वेव नंबर आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। ये वाला आपका वेव नंबर प्रोड्यूस होगा, और दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है ना। इसमें वैल्यू डाल। तो ये n2 वाली n1 इक्वल टू 2 वाली सीरीज़ कौन सी है? बाल्मर की। n1 इक्वल टू 3 वाली सीरीज़ किसकी है? पास्कन की। n1 इक्वल टू 4 किसकी सीरीज़ है? ब्रैकेट की। और n1 इक्वल टू 5 किसकी सीरीज़ है? फंड की। ठीक है ना। ये आप यहाँ पर ऐसे इजीली बता सकते हो कि कौन सी सीरीज़ किसकी होगी। ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ थी, इसके ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए आपका आ सकता है। ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अब हम बताते हैं रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक। ठीक है ना। तो ड्रॉबैक क्या होता है रदरफोर्ड मॉडल के? वही जो मैंने आपको MBR थ्योरी के बेसिस पे बताया था। तो इसलिए क्या हुआ, बोर मॉडल आया। फिर क्या हुआ, बोर ने अपना मॉडल दिया। बोर ने मॉडल ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है इसके चारों ओर तो वो कोई एनर्जी रिलीज क्यों नहीं करता है। तो उन्होंने बताया कि अपनी पोस्टुलेट में बताया कि ये जो हमारे पास ऑर्बिट्स है ये एक्चुअली क्या है? ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं। ठीक है ना। या फिर इसको आप कह सकते हो स्टेशनरी सेल्स कह सकते हो या ऑर्बिट्स कह सकते हो, जो कि क्या है? एनर्जी लेवल है। ठीक है ना। और हर एक एनर्जी लेवल जो है वो हमारा किसके बराबर है? जो हर एक एनर्जी लेवल है उसके जो क्या कहते हैं, जो भी हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर है? mv²/r जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम वो किसके बराबर है? nh/2π। इसका क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले का h/2π है, सेकंड वाले का 2h/2π है, थर्ड वाले का 3h/2π है। ठीक है ना। तो जिस भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस शेल में रह सके वो इसी शेल में रहेगा, इस शेल से ऊपर नहीं जाएगा। और जो खाली स्पेस है बीच में, ठीक है ना, यहाँ पर कभी भी इलेक्ट्रॉन हमारा पाया नहीं जाएगा, या तो इस शेल में पाया जाएगा या फिर इस दूरी पे पाया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि अलग अलग दूरी पे ही मिलता है। ठीक है ना। उसके अलावा बोर ने ये बताया कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर है? वो बराबर होती है
ऊपर आते होती है 2 पाई² me⁴ अपॉन n² h² इंटू z²। ये हमारी एनर्जी होती है हर एक शेल की, ठीक है ना, अगर मैं बताना चाहूँ, ठीक है ना। तो हर nth ऑर्बिटल की एनर्जी इसमें n की वैल्यू डाल के हम निकाल सकते हैं कि हर ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है। m और e जो है वो क्या है, मास और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। z है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, और बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो यानी कि हर एक पाथ की एक कांस्टेंट एनर्जी होती है जिस एनर्जी में वो मूव करता है, ठीक है ना। हमारे पास हाइड्रोजन के लिए वैल्यू है वो किसके बराबर है, -13.6, ठीक है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है ना, इतने के बराबर है, ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं हमारे जो इसका फंक्शन है किसका 13/6 n² मान लेते हैं, ठीक है ना, इसका फंक्शन। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 13.6 है, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्बिट के लिए और कम हो जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक बार आपको वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे ये क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियली कम होता जाता है और इनका डिफरेंस कम हो जाता है और लास्ट में ऐसा लगता है कि कंटिन्यूस है, ठीक है ना। जो एनर्जी लेवल्स हैं लास्ट वाले एकदम बगल बगल में चिपके हुए हैं। अभी जो है डिफरेंस दिख रहा है, बाद में डिफरेंस एकदम कम होता जाता है, जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बड़े होते जाते हैं डिफरेंस कम होता जाता है, एकदम कम होता जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा बोर एटॉमिक मॉडल में ये बताया गया, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि व्हाट इज़ द रेडियस, उन्होंने ये बताया कि व्हाट इज़ द रेडियस एंड व्हाट इज़ द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उन्होंने रेडियस बताया, ठीक है ना, उन्होंने ये बताया कि वो कितने डिस्टेंस पे है, उन्होंने ये बताया कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो उन्होंने सब चीज़ें बताई इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के बारे में, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसके बाद उन्होंने सहारा किसका लिया, डी ब्रोगली का। तो डी ब्रोगली ने क्या समझाया, डी ब्रोगली ने बोला कि जो हमारा लैम्डा होता है वो किसके बराबर होता है, h/mv, ठीक है ना, ठीक है ना। लैम्डा जो होता है, जो हमारी वेवलेंथ होती है जो भी प्रोड्यूस होगी, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो इस मोमेंटम से मूव कर रहा है, m/v से मूव कर रहा है, तो आप अगर उसके h से डिवाइड कर दोगे तो जो वेवलेंथ आएगी दैट इज़ द वेवलेंथ रिलीज्ड बाय इट। अगर वेवलेंथ बहुत कम हो तो वी कैन नॉट सी द वाइब्रेशंस, और हम कुछ भी देख नहीं सकते। लेकिन हमारे जब इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है तो वहाँ पर मास बहुत कम होता है, ठीक है ना। जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं तो इसका मास बहुत कम होता है और जो लैम्डा होता है वो कंपेरेबल होता है, इसलिए हमको उस समय पर जो वेव्स होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, वो हमें मिलती हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ कि क्या है हमारा डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इससे उन्होंने बताया कि कैसे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ऐसे देखते हैं कि लाइट के पास जैसे ड्यूअल नेचर है, ठीक है ना, एवरी मटेरियल और पार्टिकल इज इन मोशन, ठीक है ना, जो भी मोशन में उसके बाद ड्यूअल नेचर होता है। लेकिन जो बड़े मटेरियल्स होते हैं उनका वेव नेचर वी कैन नॉट सी बिकॉज वे लैम्डा जो होता है, जो वेवलेंथ रिलीज होती है, जो उसका वेव नेचर बताती है, विथ इट इज़ इक्वल टू h/mv, वेयर mv द वैल्यू ऑफ mv इज़ क्वाइट लार्ज इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक मीन्स जो भी हम नेकेड आई से देख सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल ले लोगे उसका मास मानोगे कि मास उसका कितना है 200 ग्राम्स है, ठीक है ना, तो 0.2 ग्राम्स उसका मास हो गया और उसकी वेलोसिटी मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, और h की वैल्यू 6.626 है, इसको 3 मान लो, ठीक है ना, 3.3 मान लो, 6.626 है इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है ये। तो आपकी जो लैम्डा आएगा वो कितना आएगा, लगभग अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मान लो 6.6 आ गया, ठीक है ना, 0.66 आ गया। तो ये ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 10⁻33 जूल्स, सॉरी जूल में नहीं आएगा, मीटर्स में आएगा, ठीक है ना। मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड होगा, मास इस kg मीटर पर सेकंड से आप इसे डिवाइड कर दोगे तो ऊपर से आपका मीटर बचेगा, यहाँ पर kg मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना, सब कर जाएगा तो मीटर बचेगा। तो लैम्डा जो है वो कितना आएगा, लगभग 10⁻33 मीटर।
ये बहुत छोटी वेवलेंथ है, इस वजह से आप इस वेवलेंथ क्योंकि कंपेरेबल नहीं है इसलिए आप इसको समझ नहीं पाते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁻31 के अराउंड, और वेलोसिटी लगभग मान के चलो तो आप ये किसके बराबर होती है, 10⁸ के बराबर होती है। यहाँ पर h कितना है, 10⁻34, ठीक है ना। तो इसमें से जब इसको माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है ऊपर, 10⁻, यहाँ पर देखते हैं -34, वैसे तो -31 चलेगा, तो कितना बचा ये 34, ठीक है ना। लगभग 10⁻, तो स्पीड ज़्यादा लगती है, स्पीड इसको ऐसे 100 मारनी चल लेती है, ठीक है ना। लगभग कितना रह जाएगा ये, 10⁻⁻5 के आसपास आ गया, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट है, कंपेरेबल है इन केस ऑफ दिस, ठीक है ना। इसलिए हमारे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग को वेव नेचर दिखाई देती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें गलत प्रूव करना है रदरफोर्ड वो बोर को। बोर ने बोला कि मैं रेडियस भी बताऊंगा, मैं वेलोसिटी भी बताऊंगा, और हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ऑलवेज इक्वल टू h/4। फिर इसको और सिंप्लीफाई करता है तो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी कैन बी इक्वल टू h/4। डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है ना। ये क्या कहती है, ये लाइन ये बताती है कि आप कभी भी चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डेल्टा एक्स और डेल्टा वी को साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक साथ दोनों को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता है, ये अनसर्टेनिटी इसमें कहता है। जबकि बोर ने क्या किया, रेडियस भी बता दिया और वेलोसिटी भी बता दिया, मतलब उसकी पोजीशन भी बता दी कि इतनी दूरी पे मूव कर रहा है, और उन्हें ये भी बता दिया कि वेलोसिटी कितनी होगी, जो कि एकदम इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल चीज़ है। क्यों है इम्पॉसिबल चीज़, क्योंकि देखो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे ताकि उसकी वेलोसिटी पता चले, क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उसकी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तब तो आप चेंज इन देखोगे, तभी तो आप चेंज देखोगे उसमें। तो जैसे ही आपने वेलोसिटी चेंज करने के लिए उसको एनर्जी दी, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है ना। और जैसे ही आपने उसकी पोजीशन निकालने के लिए उसको एनर्जी दी, उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली, ठीक है ना। तो एनर्जी मिलने पे वो वेलोसिटी और पोजीशन दोनों चेंज कर रही है एक साथ। तो या तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ पोजीशन निकाल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी निकाल के, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी निकाल सकते हो चेंज इन पोजीशन निकाल के। दोनों कभी भी एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हाइजेनबर्ग की इस प्रिंसिपल की वजह से, जो कि एकदम करेक्ट और ट्रू था, इसकी वजह से बोर का जो अजम्पशन था वो गलत हो गया कि ये रेडियस और वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई नील बोर वाज, द मॉडल ऑफ नील बोर वाज नॉट एज ही सेड, ठीक है ना। तो इसके बाद सब कुछ सही करने के लिए कौन सा मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताया, ऑर्बिटल्स, शेल्स ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। और कौन सा बताया, और आपको बताया, और आपको सब शेल्स बताए, ठीक है ना। और आपको क्या बताया, और आपको बताया स्पिन। इस मॉडल ने सब कुछ क्लियरिटी कर दी। इस मॉडल ने ये बता दिया कि आपका एटम कैसा होगा। उसने ये बताया कि 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ, जो, और एस कहाँ से शुरू होता है, एस फर्स्ट ऑर्बिटल पे होता है, पी सेकंड ऑर्बिटल से शुरू होता है, डी थर्ड ऑर्बिटल से शुरू होता है, और एफ फोर्थ ऑर्बिटल से शुरू होता है, फोर्थ शेल से शुरू होता है। तो हर शेल में ये आने शुरू हो जाते हैं। तो 1s कैन बी देयर, ठीक है ना, 2s इज देयर, 3s इज देयर, ठीक है ना। सॉरी, फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s होगा, ठीक है ना। सेकंड शेल में 1s, 2s और 2p, मतलब सेकंड शेल अगर देखो, सिर्फ सेकंड शेल में देखो तो 2s और 2p हो गए। थर्ड शेल में 3d और 3f हो सकते हैं, सॉरी 3p, 3s, 3p और 3d हो सकते हैं। और f में हो सकता है 4s, 4p, 4d और 4f, और उसके अलावा 5 में सब हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर 4 से आगे सब हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो इसमें 4 क्वांटम नंबर बताए इन्होंने, n,
एल, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसके बाद बताया उन्होंने n-2 4 क्वांटम नंबर पता चलते हैं इसमें, 4 क्वांटम नंबर के बाद उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको m से नोट करते हैं। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है ना। ये बताता है कि शेल कौन सा है, ये बताता है कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्बिटल है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना, कि एस है, पी है, डी है या एफ है, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। इसका नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। इसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में। फॉर एग्जांपल एस के पास जो एम होता है, एस के पास जो एम होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है ना। एस के पास जो एम होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। एम की जो वैल्यू होती है वो -L से लेकर L तक सारी वैल्यू होती है, ठीक है ना। और L की वैल्यूज़ कैसे होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एस की वैल्यू, एस में जो L की वैल्यू होती है वो 0 होती है, या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो अगर M की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एस में, एस ऑर्बिटल में M की वैल्यू 0 ही रहती है, ठीक है ना। तो मैं आपको सब में वैल्यूज़ लिख के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एस ऑर्बिटल हमारा स्फीयर टाइप में होता है, ठीक है ना। पी ऑर्बिटल हमारा डंबल शेप में होता है, ये डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन में हो सकता है। और तीसरी जेड डायरेक्शन, ठीक है ना, जेड डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में हमारा अवेलेबल हो सकता है। तो हम इसको कहते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और हर एक शेल में कितना, हर एक ओरिएंटेशन में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, ठीक है ना। m क्या होता है हमारा, -L to L होता है। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो -1, 0 और 1 होता है। तो आप किसी को भी -1, 0 और 1 मान सकते हो। उसको -1 मान लो, उसको 0 मान लो, उसको 1 मान लो, तो आपको पता चल जाएगी x वाले में है, y वाले में है, z वाले में। ऐसे d में देखेंगे, d में क्या होगा, m की वैल्यूज़ क्या होंगी, d में -2, -1, 0, 1, 2, यानी कि d ऑर्बिटल में कितने सब शेल्स होंगे आपके पास, 5। कितने होंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -2, -1, 0, 1, 2, नेक्स्ट। तो ये होता है एक्स स्क्वायर, ये होता है वाई स्क्वायर, ये होता है जेड स्क्वायर, ये होता है एक्स वाई, और ये होता है डी, ये होता है जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इन सब के नाम ऐसे होते हैं, ठीक है ना। दिस इज हाउ दे आर रिटन, ठीक है ना। चलिए ये होता है एक्स वाई जेड एक्स, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ऐसे करके आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके नंबर दे दिए आपने। तो इन नंबर से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल में हमारा ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और एस बताता है इसके बाद भी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हैं, एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो एक एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो दिस इज हाउ दे डिफाइन द इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑल्सो। तो ये स्पिन है +½ या फिर -½ से आप डिफाइन कर सकते हो। तो +½ बोलोगे तो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, और -½ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। ऐसे आप इसको डिफाइन करते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इन 4 वैल्यूज से आप ये बता सकते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो दीज 4 आर कैन ईजली tells us about यूनिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन के चारों जो नंबर होंगे वो अलग होंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन का चौथा नंबर, चारों नंबर सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है ना। मान लो कि डी ऑर्बिटल के थर्ड शेल में जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है ना। और डी ऑर्बिटल के थर्ड शेल में जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उसके 4 जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, डी, यानी कि पहले तो, और ये 2D और ये 3D की बात चल रही है, ठीक है। तो आपका n की वैल्यू कितनी होगी, 3, L की वैल्यू कितनी हो गई, D का मतलब 2 हो गई, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड शेल में है तो M कौन सा है आपका, M 0 है आपका, थर्ड 0 कहलाता है, ठीक है ना।
और इसके बाद क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसको आप प्लस हाफ लोगे या माइनस हाफ लोगे? क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आप इसको लिख लो, क्लॉकवाइज को आप प्लस हाफ लो, क्लॉकवाइज प्लस हाफ। तो अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो उसमें n इज इक्वल टू 3 आएगा, ये सेम हो गया। l इज इक्वल टू 2 आया, ये भी सेम हो गया, ठीक है ना। m इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि ये भी थर्ड शेल में था, तो ये m इज इक्वल टू 0 का तीनों सेम हो गए। लेकिन जब s की बात करोगे आप तो वो कितना आएगा? माइनस हाफ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज है। तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है ना, एक ही सबशेल के अंदर पड़े हुए दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो नंबर्स हैं दोनों वो यूनिक है। तो ये डिफाइन होता है, इससे डिफाइन होता है कि आपके चारों नंबर कभी भी हमेशा यूनिक रहते हैं। इसके अलावा अफबाउ प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन टेल्स अस अबाउट कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो उन्होंने बताया, अबाउ ने बताया, जिसका भी जो एनर्जी होगी वो कम होगी वो पहले फिल होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो बाद में फिल होगी। और पॉली ने ये बताया था कि अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो फुल्ली हाफ फिल्ड हो ये शेल्स, या फिर फुल्ली फिल्ड हो, तो क्या होता है, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर दूसरा यहाँ पे ना आके यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है ना, ऐसे भरा जाएगा। और पांचवा आएगा तो यहाँ भरा जाएगा, छठा आएगा तब जाके इसकी पेयरिंग शुरू होगी, उससे पहले पेयरिंग नहीं शुरू होगी। ये हमारे पॉली एक्सक्लूजन में बताया, ठीक है ना। तो अबाउ प्रिंसिपल की जो सीरीज़ है वो मैंने आपको बताई थी, तो आप वो सीरीज़ याद रखो। वो सीरीज़ क्या है? सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है? 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, ठीक है ना, फिर 3s2, फिर 3p6, ठीक है ना, फिर 4s2 प्लस फिर 3d10, ठीक है ना। ये 4s पहले कैसे आ गया? इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न ये है कि जो 4s जो है उस शेल की जो एनर्जी है वो 3d से कम है। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। एनर्जी ऑफ शेल कैसे बताते हैं हम लोग? एनर्जी ऑफ शेल बताते हैं n प्लस एल से, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी है? 4, s की वैल्यू कितनी है? 0, और 3 में d में क्या है? n की वैल्यू 3 और d की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो 3 प्लस 2 इसकी वैल्यू कितनी है? 5, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो यानी कि ये कम है और ये ज़्यादा है। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि 3p में इसकी वैल्यू 3 + 1 4 है, और इसकी भी 4 + 0 4 है, दोनों की वैल्यू 4 है। तो आपने 3p को पहले क्यों लिखा, 4 को बाद में लिखा? तो इसका रीज़न ये है कि जिसका n ज़्यादा होता है वो, जब ऐसे सेम केस आता है, जब n + l की वैल्यू सेम आती है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा मानी जाती है, वो बाद में फिल होता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द ऑर्डर। तो ये ऑर्डर मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता सकता हूँ। तो 3d के बाद 4p आ रहा है, ठीक है ना। 4p के बाद आता है, 4p के बाद नेक्स्ट ऑर्डर में आता है 4p के बाद 5s आता है, फिर 4d आता है, ठीक है ना, फिर 5p आता है, फिर 6s आता है, फिर 4f आता है, फिर 5d आता है। इसका जो रूल था, जो इजी ट्रिक थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी आपकी क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उस समय बताई थी। उस ट्रिक को आप याद रखेंगे और इसको रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये हमारे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। और हमारे हुंड रूल में ये बताया गया है कि जो हमारी पेयरिंग है वो कब होगी? जब आपके सारे सिंगल ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रखी है, जो कि आपकी बहुत सारी दी हुई हैं। इसके रिस्पेक्ट में आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी क्लास हो चुकी है। और इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 का रिविज़न ख़त्म होता है, ठीक है ना। प्लीज़ ट्राई टू रिवाइज इट thoroughly and do ask me the doubts if you have, ठीक है ना, before your exam, ठीक है ना, before your exam you can ask me the doubt, ठीक है ना। Do prepare well, all the best students, thank you.